बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस में। हूँ आपका मेज़बान तनसीर ज़ैदी। नाज़रीन, आज इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। उन तमाम डेवलपमेंट्स में आज के शो पर हम बात करेंगे। सबसे जो बड़ी डेवलपमेंट है वो है ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात चल रहे हैं। जंग होगी, क्या होगा, अमन होगा, कौन कौन सी सुपर पावर्स इसमें बीच में पड़ने वाली हैं, चीन का क्या रोल होने वाला है, ये सारी सूरत हाल है जिस पर तज़ब्ज़ुब भी है आलमी। जो अगर हम दुनिया में बात कर लें, आलमी तौर पर भी इस पर सवालात उठ रहे हैं, बहुत सारी चायमगोइयाँ चल रही हैं और एक कन्फ्यूजन की सी जो है वो फ़िज़ा कायम हुई है। हम इस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, क्या अब अमेरिका दोबारा से उस पर हमला करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा चीन, जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया अपने इंट्रो में, चीन ने अगर ईरान के जौहरी प्रोग्राम की हिमायत की है, वो किस सतह पर की है, किस हद तक की है, इस पर भी हम सवाल करेंगे। इसके अलावा मुज़ाकरात से कबल ईरान का जो बैलिस्टिक मिसाइल उसने हमला किया है, इसकी क्या अहमियत है, इसका क्या बैकग्राउंड है, ये सारी सूरत हाल है जिस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे गेस्ट, उनका भी तारुफ करो। हमारे साथ मौजूद हैं, किसी मोहताज नहीं है, ब्यूरो चीफ पंजाब शहजाद हुसैन भट्ट साहब हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं। इसके अलावा एयर वाइस मार्शल एजाज़ महमूद मलिक साहब हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे और इस सारी सूरत हाल पर हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले रुख करते हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब का। मसूद साहब, बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के लिए। सर, इंतहाई अहम डेवलपमेंट है और हम देख रहे हैं कि पहले भी जब गुज़िश्ता साल जून में अमेरिका ने, अभी मुज़ाकरात चल ही रहे थे, इटली में सारी बातचीत हो रही थी, जब ये हमला हो गया और उसके बाद ईरान के अंदर अब ये एक इनसिक्योरिटी भी है या इसको आदम एतमाद कह लें कि बैठ गया हुआ है कि अगर हम मुज़ाकरात जारी रखते हैं तो क्या गारंटी है कि अब अमेरिका या कोई और मुल्क इस मुज़ाकरात की आड़ में हमला नहीं करेगा मुज़ाकरात ख़त्म होने से पहले। तो इस वक्त आप इस डेवलपमेंट को किस तरह से देख रहे हैं सर? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखिए, एक तो पहले बात यह है कि डिमांड्स क्या है। अमेरिका की डिमांड्स है कि आप इन्वेस्टमेंट से यूरेनियम बंद कर दें, जो 60% आपने किया है उसको हमारे पास जमा करवा दें, और तीसरा लिमिट योर मिसाइल रेंज, और चौथी बात है कि आप स्टॉप सपोर्टिंग रीजनल एलाइज। ईरान का जवाब है न्यूक्लियर बातचीत हो सकती है, बैलिस्टिक मिसाइल्स में कोई बात नहीं होगी और रीजनल एलाइज पे भी कोई बात नहीं होगी। दैट इज एक चीज़ है, क्लैरिटी है इसमें। लेकिन जो खित्ते के अंदर डेवलपमेंट्स है, जो मिलिट्री बिल्डअप हो रही है, अभी देखें एक तरफ से बातचीत का है कि बातचीत हो रही है, बट एट द सेम टाइम देखें कि जिस तरीके से अब्राहम लिंकन की जो कैपेसिटी है, फुल फ्लेज एक बेस है जिसमें 70 जहाज भी हैं, वो प्लेस हो सके उसमें। देखें इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जैमिंग जहाज भी हैं, अर्ली वार्निंग जहाज भी हैं, सी हैव हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू के लिए यूज हो सकते हैं और सब मेरीन्स के अगेंस्ट भी इस्तेमाल हो सकते हैं। और इसके अलावा उसके साथ 3 डिस्ट्रॉयर्स भी मूव कर रहे हैं जो ग्राउंड टारगेट्स के लिए भी यूज हो सकते हैं और समंदर में भी यूज हो सकते हैं। इसके अलावा जो 5 एडिशनल एक्सपेडिशनरी जो एयर उन्होंने रन जो समझ सिस्टम को, विंग्स को एस्टेब्लिश किया है रिसेंटली, 5 है। तो इसका मतलब है आपने आरजी एक एयरफोर्स के विंग्स एस्टेब्लिश किए जहां पे उनके वहां पे जहाज होंगे टेम्परेरीली, सो वो भी एक एडिशनल है। तो सिलसिले में जो उनके 19 बेसिस हैं उनको एक्टिवेट कर दिया है, एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली फोर्ट बिल्स अमेरिका में, वहां से हैवी ट्रैफिक देखी गई है टुवर्ड्स मिडिल ईस्ट। इसका मतलब ये फोर्ट बिल्स में क्या है, आपके जो पैट्रियट मिसाइल का हब है वहां से। सो ये पैट्रियट ला रहे हैं, इसका क्या मतलब है, जस्ट टू काउंटर द मिसाइल्स। अगर ईरान फायर करता है ये पैट्रियट ही यूज होंगे। और इसके अलावा डेविड जो ब्राइट कूपर है, द सेंटकॉम कमांडर इज इन द रीजन, इजराइल वो गया है, दाएं बाएं विजिट्स उसके हो रहे हैं, सो वो है। और इसके साथ अमेरिकन ने कहा अगर ईरान में कोई इनके नेशनल्स हैं तो वहां से मूव करें। तो बिल्कुल देखें कि चांसेस ऐसे लग रहे हैं कि बातचीत, तो देखें उनके थिंक टैंक से अमेरिकन कहते हैं बातचीत ये फोनी है और ये ब्लफ है। और उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल हैज पुल्ड जो अमेरिका इनटू द कॉन्फ्लिक्ट, और इजराइल वो यहाँ तक कह गए कि अमेरिका हैज बिकम ए वेसल स्टेट ऑफ इजराइल। अल्टीमेट गेम जो इंटरेस्ट है तो इजराइल का है कि जो ईरान से थ्रेट है तो उनको वो चाहते हैं। सो देयरफॉर देखें कि आज बातचीत होनी है और इस बातचीत का अभी आप देखें कि एक उससे भी एक हमें फर्क महसूस ये भी होता है, जो इस्तांबुल में होनी थी वहां पे हुई नहीं। सो वहां से भी एक आपको मैसेज मिलता है कि ट्रस्ट डेफिसिट है। बाकी जो ममालिक जिन्होंने अटेंड करना था वो वहां पे नहीं जा सके, तो ईरान ने कहा हम डायरेक्ट बातचीत करना चाह रहे हैं।
अब डायरेक्ट बातचीत ने कहा न्यूक्लियर की बातचीत करनी है, वो ओमान में करनी है, क्योंकि एक तो लॉजिक उनका इसलिए सही बनता है क्योंकि प्रीवियसली अगर आपको याद हो जून से पहले ओमान में बातचीत हो रही थी, ओमान मीडिएट करवा रहा था बिटवीन द टू कंट्रीज, अमेरिका और ईरान के दरमियान। सो दे सेड कि हम वो कंटिन्यूटी यहीं से शुरू करना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम एक ट्रस्ट डेफिसिट भी नजर आता है विद द रीजनल कंट्रीज। सो मेरा ख्याल में एक स्टेज तो सेट हो गया है, एक तरफ से ये बता रहे हैं कि हम बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ईरान के लिए डू एंड डाई वाली इसलिए बात है क्योंकि वो मिसाइल से पीछे हट किसी सूरत में नहीं सकता है, वो कंसेशन दे सकता है न्यूक्लियर, उस पर वो डील हो सकती है, लेकिन अब उसके चक्कर में उसके आड़ में अमेरिकन का प्रेशर यही होगा कि आप मिसाइल्स का, क्योंकि मिसाइल्स का थ्रेट देखें, खुरम शहर जो मिसाइल उन्होंने अभी जिसको डिमॉन्स्ट्रेट किया है, 2000 किलोमीटर उसकी रेंज है, और तो अगर वो तो स्ट्रेट अवे देखें ऑलरेडी जो ईरान ने मुझे साहब, ये आपने इंतहाई एक अहम पॉइंट यहाँ पर ये जिसकी तरफ इशारा किया है कि अगर तो ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं, यकीनी तौर पर ईरान के लिए एक नई मार्केट के दरवाजे खुल सकते हैं, अपनी न्यूक्लियर डेवलपमेंट वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं, पर ये आगे चल के मैं पता लगेगा कैसे ये डेवलप होती है। एजाज़ मलिक साहब, सर आपने भी गुफ्तगू सुनी मसूद साहब की भी, अब ये जो सारी सूरत हाल है इसमें देखा कि पहले दोहा में मुज़ाकरात हो रहे थे, कतर भी बीच में सालिसी करने की कोशिश कर रहा था, मुख्तलिफ मालिक बीच में पड़ते रहे, अभी जो चीन ने हिमायत की है ईरान के जोहरी प्रोग्राम की, ये चीन की हिमायत की सिग्निफिकेंस क्या है इस सारी सूरत हाल में, और अगर चीन हिमायत जारी रखता है या हिमायत वापस ले लेता है, इससे कोई बड़ा असर पड़ सकता है बीच में, ये बताइएगा सर। जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले जो कॉन्फ्लिक्ट था उसके मुकाबले में, यानी जो अब से तकरीबन 6-7 माह पहले ईरान पर हमला हुआ और उसके जवाब में ईरान ने इजराइल पे अटैक किया, तो उसके मुकाबले में अगर अभी जिस तरीके से स्टेज सेट की जा रही है, वो हमारे सामने है, आपने भी और ब्रिगेडियर साहब ने भी बड़े अच्छे तरीके से उसको जो है कवर किया, लेकिन जो चीज़ें नोट करने वाली हैं वो ये हैं कि इस दफ़ा ईरान की पोजीशन पहले से कदरे बेहतर है। इस दफ़ा ईरान की सपोर्ट अगर आप देखें तो मिडल ईस्ट के वो ममालिक जिनकी एयर स्पेस और एसेट्स जो हैं पिछली जंग में इस्तेमाल हुए, इस दफ़ा उन्होंने कतन उस कोऑपरेशन से जो है एलानिया उन्होंने इनकार कर दिया। दूसरे, इस दफ़ा रूस और चीन ने जो है अपनी मुश्तरका मशकों के ज़रिए अपना जो इन्वॉल्वमेंट है इस रीजन में और अपने फुटप्रिंट्स जो हैं वो उन्होंने इंश्योर किए। तो ये दो बड़ी सिग्निफिकेंट चीज़ें हैं जो कि पहले मौजूद नहीं थी। जहाँ तक अमेरिकन एसेट्स की मोबिलिटी या मोबिलाइजेशन कंसर्न है, वो कोई ऐसी, मैं समझता हूँ, कोई अनयूजुअल बात नहीं है। किसी वक्त भी दुनिया में उनके 2 से 3 जो बड़े जो कैरियर ग्रुप्स हैं वो मूवमेंट पे होते हैं। इस दफ़ा वो बिल्कुल जो है वो ईरानियन वाटर्स के करीब है इंडियन ओशन रीजन में, और इसी तरह उनको रीजन में अपने दूसरे जो बेसिस हैं उससे भी सपोर्ट जो है वो उनको मिल सकती है। यानी अमेरिका की जो मिलिट्री माइट है या अमेरिका की जो एयरलिफ्ट कैपेबिलिटी के ज़रिए वो जो अपनी फोर्स प्रोजेक्शन कर सकते हैं, वो तो दुनिया को नोन ही है, और उसका अगर एक हकीकत पसंदाना उसका मुकाबला किया जाए तो ईरान का और अमेरिकन फोर्सेस का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन जो चीज़ याद रखने की है वो ये है कि ईरान ने मेनलैंड अमेरिका पर अटैक नहीं करना। ईरान ने अपनी रिटेलिएशन जो है वो एक ही मुल्क है जो कि सर फहरिस्त होगा, और वो इज़राइल है, जिसको वो पहले भी निशाना बना चुके हैं। और उन्होंने वो जो उनकी आयरन डोम या आयरन शील्ड की जो मिथ थी एयर डिफेंस की, वो उन्होंने ब्रेक की, और पूरी उनकी 70 साल तारीख में पहली बार, हालांकि इससे पहले वो 2 बड़ी जंगें लड़ चुके हैं इजराइल अरब ममालिक के साथ, लेकिन उनके घर में जो उनको जाके न्यूट्रलाइज करना, ये पहली दफ़ा ईरान ने ही करके दिखाया है। और ईरानियन लीडरशिप बड़ी क्लियर है अपने ऑब्जेक्टिव्स में, जबकि
अमेरिकन ऑब्जेक्टिव्स जो हैं जी। वो ब्लर्ड हैं, अनरियलिस्टिक हैं। देखिए, ईरान तो पहले से बाइडेन इंतजामिया के ज़माने से ही ईरान ने बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई अपनी जौहरी सलाहियत के ऊपर, जी। लेकिन उसके बदले में उनको भी कुछ रिलैक्सेशन चाहिए थी इन टर्म्स ऑफ लिफ्टिंग ऑफ सैंक्शंस, और जो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दरकार थी, जी। वो चीज़ मटीरियलाइज नहीं हुई। एग्रीमेंट हुए लेकिन यकीनी तौर पर वो चीज़ मटीरियलाइज नहीं हुई, और जो ईरान है वो अपने एम्बिशंस को लेकर बड़ा वाज़ेह रहा है, जिस तरह बिल्कुल दुरुस्त वजह फरमाया अपने मलिक साहब। और अमेरिका हमें खासा तज़ब्ज़ुब का शिकार दिखाई देता है, ख़ासतौर पर जो ट्रंप एस्टैब्लिशमेंट अभी रिसेंटली आई उसके हमें अहदाफ क्या हैं हमें समझ नहीं आता, और इसी के ऊपर रोशनी डालने के लिए भट्ट साहब से हम पूछेंगे। भट्ट साहब, ये जो अब सारी सूरत हाल, इस पर आपने दोनों मेहमानों के जो उनके ख्यालात वो आपने सुने, ये जो आलमी मौशी जंग हमें छिड़ती दिखाई दे रही है, अमेरिका जो छेड़ बैठा है इस वक्त, और उसमें हम देख रहे हैं कि बहुत सारे मुल्क इसकी लपेट में आ सकते हैं, तो इस पर रोशनी डालिएगा, ये क्या है? देखें काबिल एहतराम ज़ैदी साहब, बात सिर्फ इतनी है कि दुनिया की सबसे बड़ी खबर जो थी वो अमेरिका का ईरान पर हमला था, बट अब निगोशिएशन शुरू हो गई हैं। और अमेरिका ने क्या किया है? अमेरिका ने मोहम्मद अली बॉक्सर को कॉपी करते हुए 2 कदम पीछे हटकर फिर पंच मारा है। वो जो पंच मारा है वो वाशिंगटन डीसी में एक रोज़ कबल इजलास हुआ, उस इजलास की अब खबर सामने आ गई। मेरा ख्याल है दुनिया भर की सबसे बड़ी खबर यही होगी, क्योंकि अमेरिका ने खामोशी तोड़ दी है, आलमी मौशी जंग लॉन्च कर दी है, जिसका नाम उसने रखा है क्रिटिकल मिनरल वॉर। ये क्रिटिकल मिनरल वॉर में 54 ममालिक को बुलाकर अमेरिका ने वाजिया कर दिया है कि अब दुनिया की टेक्नोलॉजी जो है दिफा बैटरी इंडस्ट्री चीन पर नहीं बल्कि अमेरिका के बनाए हुए नेटवर्क पे चलेगी। यानी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की बात करते हैं, वो मादनियात हैं, मिसाइल है, सैटेलाइट है, सुपर कंप्यूटर बनते हैं, ये तमाम चीज़ें अब तक इनकी सप्लाई जो थी वो चीन की गिरफ्त में थी। लेकिन अमेरिका ने 3 बड़े महाज खोल दिए। मैं वो तीनों महाज आपको मुख्तसरन बता देता हूं, लेकिन अगर आप याद रखें कि इन तीनों महाज जो अमेरिका ने खोले हैं उससे कबल पाकिस्तान का बड़ा नाम सामने आ रहा है। क्यों आ रहा है? कि रैकोटेक मंसूबा जो है वो 1.3 अरब डॉलर का मंसूबा, ये सारी चीज में बहुत बड़ा अहम किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान का तांबा, सोना अब अमेरिका के इस आलमी सप्लाई नेटवर्क में शामिल हो जाएगा, और जब ये नेटवर्क में शामिल हो जाएगा यानी बलूचिस्तान की जो आपकी ज़मीन है अब चीन नहीं बल्कि वाशिंगटन डीसी सप्लाई जो है वो चीन का हिस्सा बन गई है। जो 3 मैं आखिरी पॉइंट्स आपको बताना चाहता हूं। पहला पॉइंट तो है जो अमेरिका ने फ्रंट खोला है, यानी कि सफारतकारी। अमेरिका ने 11 नए ममालिक के साथ क्रिटिकल मिनरल्स के मुआहदे साइन कर लिए हैं, और 17 तो कम से कम 17 या 20 है जो मजीद कतार में खड़े हैं। यानी कि मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अब आलमी मंडी रेट, सप्लाई और कंट्रोल तय करेगा, चाइना तय नहीं करेगा, अमेरिका तय करेगा इस मुआहदे के तहत जो अभी सामने आ रहा है। दूसरा फ्रंट उसने खोला है फौजी और सनती कंट्रोल है, मिनरल सिक्योरिटी जो है पार्टनरशिप जिसकी क़यादत है वो जनूबी अफ्रीका कर रहा है, ये एक फौजी इत्तेहाद की तरह कंट्रोल करेगा। और तीसरा आखिरी पॉइंट जो है वो है पैसा और ताकत। अमेरिका ने 6 महीनों में 30 अरब डॉलर के मंसूबे लॉन्च कर दिए हैं, यानी तेल की तरह अब मादनियात भी, स्ट्रेटजिक वगैरह भी शामिल होगा। मैं अपनी बात को कंपाइल इस तरह करूंगा आखिरी 4 लाइनों में कि अगर आप गौर करें असल बात है क्या। असल बात यह है कि दुनिया अब तेल पर नहीं, लिथियम कॉपर पर लड़ी जाएगी। अब जंगें इस तरफ जा रही हैं। अमेरिका ने आज इस जंग की कमान संभाल ली है, और ईरान के साथ निगोशिएशन करते हुए ये जो उसने क्रिटिकल मिनरल वॉर शुरू की है, मैं समझता हूं ये भी एक मशरक़ वस्ता पे बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट आएगा, और पूरी दुनिया में बचाल जैसी कैफियत आने वाले दिनों में इस मुआहदे से भी आ सकती है। जी ठीक है, भट्ट साहब ने बड़ी खूबसूरत तरीके से अहाता किया, यकीनी तौर पर बहुत अहम पॉइंट्स हैं। ब्रिगेड साहब, ज़्यादा से आपसे इस पर एक कमेंट लेना चाहूँगा। ये जो ईरान ने अभी रिसेंटली बैलिस्टिक मिसाइल एक और उसका तजर्बा किया है, और अपना हरमस में ये बड़ा ज़बरदस्त तजर्बा था, जबकि इब्राहिम लिंकन जो अमेरिका का ये तैयारा करियर है वो वहाँ पर बैठा हुआ है। तो आप समझते हैं कि ये 2000 किलोमीटर का जो फासला है, ये आप अगर इसको जोग्राफिकली देखें तो यकीनी तौर पर बड़ा साफ़ है कि क्या हदफ हो सकता है ईरान का, तो और 1500 किलोग्राम वॉरहेड भी ये कैरी कर सकता है। आप समझते हैं कि कोई स्लाइड चांस मौजूद है कि इसका प्रैक्टिकली यूज़ भी हो सकता है? ये यकीनन होगा, और देखिए इसलिए तो उन्होंने दिखाया कि हम अपने मिलिट्री जो बिल्डअप है, जो मिलिट्री पोटेंशियल है, कैपेबिलिटी से
कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। सो देयरफॉर उन्होंने ये अपनी पोटेंशियल दिखाई। दैट्स वाई देखें ना, इससे पहले भी ये खुरम शहर जो 4 है, उससे पहले भी बाकी जो इनके मिसाइल है वो भी इजराइल पहुंच सकते हैं। और देखें लास्ट ईयर भी अगर 12 दिन की जंग में भी ईरानी मिसाइल्स जो थे वो पेनिट्रेट कर गए थे, आयरन डोम को वो क्रॉस कर गए थे, डेविड स्लिंग को क्रॉस कर गए थे, और इनका एरो 1, 2, 3 जो सिस्टम था इन सबको क्रॉस करके लगे थे। आप इमेजिन करें अगर के 100 भी क्रॉस कर जाते हैं तो इसराइल को तो एक पट्टी सी है ना, तो इसराइल में तबाही मच सकती है। सो दैट इज द फियर कि ईरान उनको साथ क्या कुछ कर सकता है। दैट्स व्हाई दे आर ट्राइंग कि ईरान इसको लिमिट करे, और ईरान के लिए इट विल बी अ डेथ सेंटेंस, वो कभी इसको रिड्यूस नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त कमेंट भी आ गया। और नाज़रीन, ये सूरत हाल जिस सारे मेहमानों ने और व्हाट्सएप ने बड़ी खूबसूरती सारी सूरत हाल का अता किया है। हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक पे जाने के बाद हम देखेंगे जो T20 वर्ल्ड कप आ रहा है उसमें अभी क्या सूरत हाल बनती है, पाकिस्तान भारत के साथ खेलेगा नहीं खेलेगा। मीनवाइल हमारे साथ जो मौजूद थे एजाज़ महमूद मलिक साहब, आपका भी सर बहुत शुक्रिया। इसके अलावा मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बारे में फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब हम बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप जो हो रहा है और T20 मैचेस हैं जिसकी धूम मची हुई है पूरी दुनिया में। और इस वक्त जो एक बड़ा टॉपिक पूरी दुनिया में ज़ेर बहस आ रहा है और सब इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान और भारत ये आपस में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। भाई और किसी को फिक्र हो ना हो, भारत को इसकी अब बहुत ज़्यादा फिक्र हो गई है। और अब सूरत हाल किस तरफ जा रही है इस पर हम तफसीलन गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बताऊँ कि सूर्या कुमार यादव जो हैं, जो भारतीय टीम के कप्तान हैं, उन्होंने रद्दअमल देते हुए कहा है कि हम तो जाएंगे कोलंबो और हमने मना नहीं किया पाकिस्तान से खेलने से, पाकिस्तान ने हमसे खेलने से मना कर दिया है। ये सारी सूरत हाल है। हमारे साथ आज इस पर बात करने के लिए मौजूद होंगे क्रिकेट एक्सपर्ट हैं इरफान ज़हीर साहब। इरफान साहब, वेरी वार्म वेलकम टू दिस शो सर। और भट्ट साहब तुम्हारे साथ हैं ही। भट्ट साहब से सबसे पहले गुफ्तगू करते हैं। भट्ट साहब, ये जो सारी सूरत हाल है, बात ये हो जा रही है, कभी हमने देखा कि श्रीलंका भी बीच पाकिस्तान को बनाने की कोशिश कर रहा है, भारत भी कोशिश करता रहा है थोड़ा सा बैकफुट पे जाके, जिसे कहता है ना कि छुप के तरला डालना, उस तरह की सूरत हाल में नज़र आ रही है। ज़रा अंदर की बात बताएं कि मैच होगा नहीं होगा, कौन बैकफुट पे है, कौन आगे फ्रंट फुट पे खेल रहा है सर? देखिए भाई, आपने जो भी बात की है कि कोलंबो जाने वाली बात की है कि भारत कहता है हम तो जा रहे हैं, क्यों कह रहा है, पागल है वो कह रहा है। असल में बात यह है कि बर्फ इस वक्त पिघल रही है। श्रीलंका ने लिख दिया है आपको, पाकिस्तान को लेटर। अब जब श्रीलंका ने आपको लेटर लिखा है तो कहानी क्या है? कहानी दो बंदों के गिर्द घूम रही है। एक नाम आप याद कर लें, इमरान ख्वाजा। इमरान ख्वाजा साहब जो है वो सिंगापुर क्रिकेट एसोसिएशन के सदर और ICC के मेरा ख्याल है डिप्टी डायरेक्टर मेंबर बोर्ड भी है, यानी कि अहम ओहदा है उनका ICC में भी है और सिंगापुर क्रिकेट बोर्ड में भी। अब इमरान ख्वाजा के साथ दूसरा नाम आप जोड़ दें, मुबशर उस्मानी। ये मुबशर उस्मानी साहब जो है ये एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी और ICC इंटरनेशनल क्रिकेट में भी आला ओहदे पे फाइज। अब ये जो इमरान ख्वाजा और मुबशर उस्मानी हैं, ये दोनों अफराद बड़े मकबूल भी हैं, ICC को कबूल भी है, जेशा के मंजूर नज़र भी है, मोहसिन नकवी साहब से भी फिटिंग पूरी है। अब ये फिटिंग पूरी है तो पाकिस्तान ने जब ऐलान करना था तो इससे कबल भी ये दोनों अफराद मुतरक हुए थे और ये दोनों अफराद ने कहा था कि ये बहुत बड़ा वाक़या हो जाएगा, जुल्म हो जाएगा। वो जो हमारा एशिया का अमीर तरीन आदमी, क्या नाम उसका, मुकेश धीरू भाई अंबानी, जो कि रो रहा है, जो कि पीट रहा है और मोबाइल इंटरनेट भारत में सस्ता करने की जो बातें किया करता था, इस वक्त तो नेट का भी बेड़ा गर्क उसका हो गया है। तो बराए करम ये काम ना करे। अच्छा, अब आखिरी बात यह है कि अगर आप गौर करें तो श्रीलंका है कौन? श्रीलंका को याद करें ना, श्रीलंका हमारा मोशन है। श्रीलंका ने 2009 में जब अटैक हुआ था तो टीम वापस जा रही थी, प्रेसिडेंट ने फोन किया, प्राइम मिनिस्टर ने रिक्वेस्ट की, टीम रुकी। अब फिर 3 माह या 4 माह कबल मेरा ख्याल है ये टीम फिर आई थी हमारी, ये फिर श्रीलंका खेल के गई है। तो श्रीलंका बांग्लादेश के साथ हम बिल्कुल भाइयों जैसे हैं। अब श्रीलंका लेटर लिखेगा तो हमें सोचना पड़ेगा, और मैं समझता हूं कि श्रीलंका के लेटर लिखने के बाद बर्फ पिघल रही है और जो बैकडोर डिप्लोमेसी है वो भी शुरू हो गई है इमरान ख्वाजा और मुबशर उस्मानी के साथ, जेशा, मोहसिन नकवी, कि जनाब आप इसका बाइकाट ना करें। भाई सच्ची बात तो वैसे मेरी राय अगर लेनी है हमारे PCB ने, तो जितना तुनना था ना आपने अंबानी को, मोदी को, क्रिकेट बोर्ड को, जेशा को और उनके वालिद मोहतरम वजीर दाखिला सारे तुन देता है। अब क्रिकेट के लिए अगर टीम हो भी जाए तो मेरी राय के मुताबिक ये इम्कान है, और इम्कान मैं 60-40 का दूंगा कि 60% इम्कान है कि मैच
हो भी सकता है। मैच हो भी सकता है। भट्ट साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त एनालिसिस दिया है। इरफान भाई, आपने भट्ट साहब का एनालिसिस भी सुना है। एक तरफ तो हम देखते हैं कि जो फाइनेंशियल बैकलैश होता है या फाइनेंशियल शॉक मिल सकता है किसी को भी मैच ना खेलने पर, मैच ना होने की सूरत में, जो हमें पता है कि ब्रॉडकास्टर्स का मसला है और एडवर्टाइजिंग का जो मसला है। लेकिन अगर हम क्रिकेट स्पिरिट की बात करें इरफान भाई, तो उस पर बताएं कि नॉर्मल प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए। अब अगर इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाए तो इसका ब्रेक थ्रू क्या होना चाहिए? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये है कि जो पहले हम मीडिया की बात करें, भारतीय मीडिया हमें चैलेंज करता रहा कि पाकिस्तान के अंदर हिम्मत है, करेज है तो करके दिखाए। जब हमने बाइकआउट कर दिया तो अब रो रहे हैं वो कि ऐसा क्यों कर दिया। तो ये एक तो पहले एक बड़ा ये इंटरेस्टिंग पार्ट ये है। दूसरा, जैसे भट्ट साहब ने फरमाया, बिल्कुल ठीक बात है। इमरान ख्वाजा इसमें बड़ा एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं, जो डिप्टी आईसीसी चेयरमैन भी हैं, वो भी इसमें इंटरवीन कर चुके हैं। आईसीसी ने भी लेटर लिख दिया है आज ऑफिशियल हमें कि हमें गेट मनी की वैल्यू का और दूसरा काफी ज्यादा डेंट हो सकता है, तो आप मनी एक्सचेंज के लिहाज से, फॉरेन एक्सचेंज के लिहाज से, तो आप हमारा भी ख्याल करें। तो ये सारा का सारा जो नटशेल है, जो इसका क्रक्स है, वो ये आपको नजर आएगा कि जो नेक्सस है वो इकोनॉमी है। चाहे वो अंबानी के हिसाब से बात करें कि ब्रॉडकास्टर है वो, उन्होंने भी जय शाह को बुला के बातचीत की है, बात पुछ की है कि ये क्या करवा दिया है। मुझे ये भी पता चला है कि मोदी साहब ने भी इंटरवेंशन की है कि हम होस्ट है और हमारा इवेंट खराब होने जा रहा है। वो एक फर्द वाहिद की वजह से, ओबियसली एक उनकी जो मोदी गवर्नमेंट है उनका एक माइंडसेट है, एक नेगेटिविटी अप्रोच है। वो जय शाह, आपको याद होगा कि जब एशिया कप भी था तो पहली दफा 2023 के अंदर जब हमारे इधर नजम सिटी थे, इन्होंने ही एशिया कप का प्रेसिडेंट वो था जय शाह, और इसने ये करके हमसे ये हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करवाया। और अभी फिर दोबारा से हम देख रहे हैं अब आईसीसी का वो चेयरमैन, और उसने ये कार्य किया। और किस तरह हो सकता है कि एक रूल, एक प्रेसिडेंट आपने इंडिया के लिए बनाया, फिर पाकिस्तान के लिए बनाया, और सेम ग्राउंड्स जो थी वो बांग्लादेश की भी थी, और आपने कोई डिफरेंट चीज नहीं करनी थी। सिंपली आपने उनकी ग्रीवियंस सुन के उसको किसी एक पूल में डालना था, आयरलैंड के साथ स्वैप करना था उनका पूल। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा। अब जो हमारा स्टांस था मोहसिन नकवी साहब का या पीएम साहब का, बिल्कुल ठीक था। आप बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि आप जब टर्बुलेंस में थे, जब श्रीलंका टीम पे अटैक हुआ था, तो आपने 8-10 साल सफर किया, आपके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। ठीक है, हमारे साथ कोई खड़ा नहीं हुआ, हमने अकेले फाइट की, बट अभी इस टास्क के ऊपर पाकिस्तान लीड कर रहा है। अब आप देख रहे हैं मार्क बुचर का बयान आया, कल नासिर हुसैन का आया, फिर माइकल थर्टन का आया। ये सब आपको शो करता है कि दुनिया जब आप हक पे खड़े होते हैं तो पहले शायद हो सकता है आप अकेले खड़े हो, बट ग्रेजुअली लोग आपके साथ जुड़ते चले जाते हैं। और अब हम देख रहे हैं कि अब ये आवाजें उठना शुरू हो गई हैं कि आईसीसी का जो हाईजैक किया हुआ है जय शाह ने या बीसीसीआई के कुछ सर्टन लोगों ने, ये पावर की जो गेम है, आल्दो ये वो क्लेम करते हैं कि हम 80% रेवेन्यू जनरेट करते हैं, वो करते हैं आप। अगर आप जनरेट अकेले कर सकते हैं तो आपस में खेल के बना लें, आपका तो बाकी टीमों से भी मैच होना है। क्योंकि $500 मिलियन की जो आपको रेवेन्यू जनरेशन होनी है वो पाकिस्तान इंडिया के मैच से होनी है, और बाकी अगर किसी दो टीमों का मैच होगा वो 10 to 20 मिलियन डॉलर है। तो आप अंदाजा लगाएं कि इट्स अ ह्यूज डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, जो पाकिस्तान के इंडिया के मैच से रेवेन्यू आना है और दूसरा आना। और आपको याद होगा अभी रिसेंटली जी एशिया कप हुआ तो वॉर चल रही है, शेक हैंड नहीं हो रहा। जितना गेम के स्पिरिट को डेंट किया जा सकता था वो किया गया। और आपका उनका जो कैप्टन है सूर्य कुमार यादव, वो हेड स्पीच कर रहा है, वो पॉलिटिकल स्पीच कर रहा है। इसी पर बात करते हैं इरफान भाई, मैं भट्ट साहब ये जो इरफान भाई बात कर रहे हैं इसी की बात करते हैं। आपने कहा कि ठीक है, हमने जितना उसको एक रिस्पांस देना था इंडिया के क्रिकेट बोर्ड को हमने दिया है, और पाकिस्तान अपना मौके बड़ा डट कर दिया है। लेकिन ये जो हाथ ना मिलाना है भट्ट साहब, फिर अगर हम इनके साथ मैच खेलते हैं उसके बाद फिर अपनी हटदर्मी पर उतरते हैं, इस पर जरा कमेंट करते हैं जाते जाते। देखिए, बात यह है कि हाथ ना मिलाना और अपने त्यारे गिरा लेना, हमने उनको जंगी महाज पर, सफारती महाज पर और अब क्रिकेट के मैदान में भी भागने पर मजबूर कर दिया है। बिनिया भाग रहा है, लेकिन इरफान ज़हीर इस क्योंकि क्रिकेट पर बहुत ज़्यादा गहरी निगाह रखते हैं। इरफान भाई, जाते जाते मुझे एक फिक्रे का जवाब देते जाइए काइंडली। क्या आप समझते हैं कि हमने उनको दिन में तारे दिखा दिए हैं? इस मौके पर क्रिकेट की बेहतरी के लिए क्या हमें अब थोड़ी सी निगोशिएशन लेटर भी आ गया, आपने देख लिया, और बाकी बातें भी आपने सुन ली। अब हमें क्रिकेट मैच खेलने की तरफ जाना चाहिए, और मैदान में खड़े होकर इतनी हाई मोराल के साथ अगर टीम लड़ती है तो क्या हमारे जीतने के कभी इम्कानात नहीं, और जाना चाहिए या नहीं? इरफान भाई जी, पहले तो जरूरी बात यह है कि मैच जरूर होना चाहिए। मैं पहले दिन से ये बात कर रहा हूँ। बाकी आपने प्रोटेस्ट किया, हम आपके साथ है, करते हैं और करते हैं, फिर भी साथ खड़े हैं। आपने
पीएम साहब के साथ भी और चेयरमैन मोहसिन नकवी के साथ भी। लेकिन अब ये है कि आपको एक कंडीशन, कुछ अपनी शराइत भी अब रखे आगे। आपको 2-3 चीज़ों का एक मेमोरेंडम बनाए, आप उनके आगे पेश करें। मेरा अपना ज़ाती राय के अंदर आपको जे शाह की इम्पीचमेंट की बात करनी चाहिए कि हम पार्टिसिपेट करेंगे, जब तक ये बंदा इस ओहदे पे रहेगा हम नहीं खेलेंगे। आप इसके साथ आपका स्टांस लेके चलें और आप बताएं दुनिया को, ये बावर कराएं कि ये के अकेले आदमी ने एक ऐसी मोनोपोली बनाई और उसके साथ उसने एक बोर्ड को, जो कि बांग्लादेश था, 2 बिलियन की पॉपुलेशन को आपने डिप्राइव किया। दुनिया क्रिकेट के अंदर कभी ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ, कभी कोई प्रेसिडेंट नहीं है कि किसी टीम को विदाउट एनी रीजन आप किसी इवेंट से बाहर कर दे। आपने उनकी ग्रीवेंस सुनने के बावजूद आपने उनको कैटर नहीं किया। और आप क्या कह रहे हैं कि आप एक करेला, उसकी एक वेन्यू है, उसी के अंदर सारे मैच खेल रहे हैं। आपके जो स्पेक्टेटर आ रहे हैं वो जर्सियां ना पहन के आए बांग्लादेश की, वो फ्लैग ना लेके आए। तो भाई इतना क्या स्यापा पड़ा है? अगर आप खुद एडमिट कर रहे हैं और आपने ही इनिशिएट किया, आपने ही कहा मुस्तफिजुर रहमान जो है वो पार्ट नहीं होगा आईपीएल का, तो अब पॉइंट ये है कि पाकिस्तान को खेलना चाहिए। इंडिया इरफान भाई यकीनी तौर पर डिस्क्रिमिनेशन करता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल जे शाह की इम्पीचमेंट के साथ करें जी, अपना एहतजाज भी उन्होंने करवा दिया और आपकी सेशन ये है कि हमें मैच खेलना चाहिए। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू करेंगे इस्लामाबाद में पेश होने वाले अफसोसनाक वाक़े से मुतालिक। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, ब्रेक के बारे में फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस्लामाबाद में एक सूरत हाल है, अफसोसनाक वाक़या पेश है, उसका भी जिक्र कर लेते हैं। नमाज जुमा के दौरान खुद कुछ धमाका हुआ जिसमें तकरीबन मुतादिद अफराद के शहीद होने की इतलात हैं। इसके अलावा दर्जनों ज़ख्मी हैं, ये भी इतलात मौसूल हो रही हैं। अगर हम ओवरऑल बात करें अमन अमान की और सिक्योरिटी की सूरत हाल की, तो उसमें हमारे जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, वो मुसलसल मुतहरिक हैं और इस बात के अज़म का अदा किया है कि किसी भी किस्म की दहशत गर्दी को, उसमें ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और ये जो दहशत गर्दों और दहशत गर्दी का नासूर है, इसको मुल्क से उखाड़ फेंकेंगे और किसी किस्म की दहशत गर्दी की इजाज़त या अमन अमान की जो सूरत हाल है अमन अमा की, उसको ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस्लामाबाद की सूरत हाल जाने के लिए हमारे से मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियाँ शाहिद साहब। मियाँ साहब, आपके वक्त के लिए मियाँ साहब, ये जो सारी सूरत हाल है, ज़रा इसके बारे में पहले बताइएगा कि जो इस्लामाबाद में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया, इसकी डिटेल्स क्या आपके पास है? देखिए, आज जुमे के नमाज के बाद जो है वो यहाँ पर तरामड़ी चौक, आपने अगर देखा हो पार्क रोड से अगर जाएं इस्लामाबाद की से तरामड़ी चौक की जानिब, तो उससे आगे कुछ 5 मिनट की ड्राइव है, वहाँ पर ये इलाका है और वहाँ पर खतीजतुल कुबरा है। वहाँ पर जुमे की नमाज हो रही थी। जुमे की नमाज के बाद लोग बाहर निकलने के लिए तैयार थे, तो वहाँ पर खुद कुछ धमाका हुआ। ये गेट इसका जो है उस पर इसने फितनतुल खारिज का जो खारजी है, जो खुद कुछ बमबार, जिसके बारे में ये साबित हो चुका है और ये जो है तहकीकात, इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक कि वो खारजियों में से था और फितनतुल खारिज का कारिंदा था। उसने वहाँ पर जो है गेट पर अपने आप को उड़ाया है, वहाँ उसको रोका गया, अंदर नहीं उसको जाने दिया गया, इसलिए वहाँ पर ही उसने उड़ा लिया। लोग जो है वो बाहर निकल रहे थे, नमाजी बाहर निकल रहे थे और वहाँ पर अभी जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हैं इरफान मेमन साहब, उन्होंने जो फिगर दिए हैं उनके मुताबिक 31 जो हैं वो शहीद हैं इस वक्त तक और 169 जो हैं वो ज़ख्मी हैं, जो कि इस्लामाबाद के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में उनको दाखिल कराया गया है। मुतअद्दिद की जो हालत है वो तशवीशनाक बताई जाती है और उनको तिब्बी इमदाद दी जा रही है और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है और तकरीबन जो शोहदा हैं उनकी बॉडीज़ भी वहाँ से रिकवर कर ली गई हैं। कानून नाफिज करने वाले अदारे वहाँ पर मौजूद हैं और मुख्तलिफ एंगल से तहकीकात हो रही हैं और इससे अभी तक की जो सूरत हाल वो ये है कि वहाँ पर लोग भी मौजूद हैं, तो कानून नाफिज करने वाले इदारे भी मौजूद हैं। बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो अपना काम कर रही है और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो मुख्तलिफ एंगल से इसकी तहकीकात भी कर रहे हैं। मियाँ शाहिद साहब, ये बताएं कि पूरा पाकिस्तान खुसूसन पंजाब इस वक्त बसंत मना रहा था और खुशी से मुल्क झूम रहा था। इस मौके पर फितनल खारिज ने वही अपना पुराने स्टाइल से रंग में भंग ढालने वाली कोशिश, और पाकिस्तान जब भी ऊपर जाने लगता है इसको तकलीफ हो जाती है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी की अभी मुलाकात हुई है, कोई अंदरूनी स्टोरी इसमें निकली है कि फितनल खारिज के हवाले से क्या लाया अमल अपनाया जा रहा है? जैसे पहले तो वाज़ेह चीज़ है, और दूसरा साथ ये भी बता दीजिएगा कि क्या आप समझते हैं कि केपीके में और बलूचिस्तान में जो ऑपरेशन है इस धमाके के बाद, क्योंकि ये बहुत बड़ा धमाका है, 31 की तादाद तो मेरा ख्याल है आपने बता दी है और अभी और भी खुदा न खास्ता शोहदा की तादाद बढ़ सकती है, अगर ये इतनी बड़ी तादाद है तो फिर आज की जो मीटिंग फैसला हुआ है शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी के दौरान, उसमें फिर क्या
अगला आप मुस्तकबिल पाकिस्तान में देख रहे हैं? क्या ऑपरेशन को किस नजर से देख रहे हैं मियां साहब? देखिए बट साहब, ऑपरेशन जो है वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन तो चल रहा है। उससे पहले फितनातुल 1 जो है ऑपरेशन, आपने देखा कि जो 3 दिन वहां पर बलूचिस्तान में चला और 218 जहन्नम वासिल कर दिए गए जो फितनातुल हिंदुस्तान के कारिंदे थे। और अब भी ऑपरेशन जो है वहां पर इंटेलिजेंस बेस्ड वहां पर चल रहा है और वो चलता रहेगा। आज जो मीटिंग हुई है इसमें सूरत हाल देखी गई है, जो शहरी सूरत हाल है उसमें सिक्योरिटी को बढ़ाने की बात की गई है और इसमें जो है सिक्योरिटी हाई अलर्ट करने की बात की गई है। और हो सकता है कि अभी कोई बड़ा इजलास हो जिसमें जो है बड़े फैसले हों। फैसले तो बड़े जो है वो हो चुके हैं पहले। बट सब जो मामला बलूचिस्तान का है और केपीके का है, वहां पर अगर देखा जाए तो जो पाक अफगान बॉर्डर है वहां पर इस वक्त रॉ और मोसाद वो बिल्कुल एक्टिव है और बीएलए जिसको फितनातुल हिंदुस्तान कहते हैं और हिंदुस्तान की मुकम्मल उसको फंडिंग भी हासिल है और वहां पर तरबियत भी हासिल है। आप अगर देखें जो बलूचिस्तान का जो अफगानिस्तान का सूबा नमरोज है वहां इनको ट्रेनिंग दी जाती है और वहां जो सफारत खाने हैं, जो कौंसल खाने बने हुए हैं भारत के, वो कौंसल खाने सफारत खाने नहीं है, वो ट्रेनिंग सेंटर है। दहशतगर्दी के वो जो है वो अड्डे हैं। इसके बाद जो बुलान की पहाड़ियां हैं वहां पर इनके ठिकाने हैं, नागांव की पहाड़ियों पर जो है इनके ठिकाने हैं और इनके ठिकाने जो हैं वो इसके अलावा जो नजर आते हैं वो कल्लात में नजर आते हैं और उसके अलावा कमान पास का इलाका है वहां पर इनके ठिकाने हैं, शरानी का इलाका है वहां पर फितनातुल हिंदुस्तान के ठिकाने हैं। और अगर फितनातुल खारिज की बात की जाए तो हरलाई, लोरालाई, संबाजा और जो दरा जिंदा है वहां पर उनके ठिकाने हैं और साथ नमरोज का इलाका लगता है अफगानिस्तान का, वहां से जो है इनको कुमक मिलती है और वहां से ये पाकिस्तान के अंदर दारंदाजी करते हैं। अब मामला यह है कि फैसला ये कर लिया गया है कि ये जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर इनकी सप्लाई लाइन को काट कर इनको वहां पर जो है वो दफन किया जाएगा और हर किस्म का ऑपरेशन जो है वहां पर लॉन्च किया जाएगा। हर किस्म का जो टेक्नोलॉजी है वो इस्तेमाल की जाएगी और की जा रही है और इस हवाले से जो उनके जो ठिकाने हैं उनको एक एक करके तबाह किया जा रहा है। बट सब जो मोसाद है वो बलूचिस्तान के रास्ते ईरान में दाखिल होना चाहती है, बलूचिस्तान के रास्ते ईरान को जो है डिस्टर्ब करना चाहती है, बलूचिस्तान को डिस्टर्ब करना चाहती है। वहां सीपैक और ग्वादर जो कि वहां पर जो है वो उसको ऑपरेशनल नहीं होने देना चाहती। वो इसलिए कि अगर ग्वादर ऑपरेशनल हो जाती है तो इस खित्ते के नहीं पूरे पाकिस्तान की बल्कि पूरे एरिया की और पूरे रीजन की जो है वो किस्मत बदल जाएगी, गेम चेंज हो जाएगी। इसलिए गेम चेंज जो है वो देखना नहीं चाह रही कुत्ते और यही वजह है कि वहां पर जो है वो एक इस वक्त बहुत बड़े साजिश के साथ जो अटैक किया गया है और इसमें उस रास्ते से जो चौबहार का रास्ता था अब उसको काट दिया गया है। भारत जो है वहां से दफा हो गया है। मियां साहब कथा कलामी की माजरत चाहता हूं, आप जो फरमा रहे हैं इनकी जो है मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं मियां साहब, जिस तरह हम चुन चुन कर फितनातुल खारिज को जहन्नम वासिल कर रहे हैं, क्या आपकी गुफ्तगू से मुझे यह लग रहा है कि कोई बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन केपीके और बलूचिस्तान में आप को कुछ स्मेल है या आपके पास खबर है वो शुरू होने जा रहा है? क्योंकि मेरे पास जो खबर है रैकोटेक मंसूबा जो 1.3 अरब डॉलर का है, पाकिस्तान में तांबा और सोने की जो बातें चल रही हैं वो अब ऊपर आ रहा है। तो इस मौके पर फिर दहशतगर्दी और आपकी खबर जो आप फरमा रहे हैं कि कोई बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन, क्या कहेंगे मियां साहब? देखें बट साहब, वहां पर ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, मैपिंग हो चुकी है। अब उसको लॉन्च करना है और वो लॉन्च इस तरह करना है कि जो वहां पर सिविलियन आबादी है उसको बचाना है, क्योंकि उसको शील्ड बनाते हैं। उसमें 2 तजावीज़ हैं। एक तो तजवीज़ ये है कि वहां से सिविलियन आबादी जो है उनसे रिक्वेस्ट की जाए कि वो वहां से इनखला करें आर्जी तौर पर, ताकि उनसे निपटा जा सके और उनको एक एक करके ताक ताक कर निशाना बनाया जाए। दूसरा ये तजवीज़ है कि वहां टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ही उनको जो है बाकायदा उनको ट्रेस करके जो है वो जो फितनातुल हिंदुस्तान और फितनातुल खारिज हैं उनके ठिकानों को तबाह किया जाए। वहां पर जो है वो इस वक्त तमाम इंतजामात मुकम्मल हो गए हैं और बलूचिस्तान इंतजामिया, बलूचिस्तान हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस की तादाद वहां पर बढ़ानी पड़ेगी और बढ़ाई जा रही है। और अब एक बड़ा जो बड़ा ऑपरेशन है वो चल ही रहा है, लेकिन इससे बड़ा ऑपरेशन जो है वो लॉन्च होने वाला है ताकि इन दोनों फितनात का जो है वो सिरे से खात्मा किया जाए। और इसमें चीन, उनकी भी जो है वो जो टेक्निकल मदद है
वो हासिल होगी, इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है वो हासिल होगी, और दीगर जो ममालिक हैं उनकी भी होगी। ईरान की तरफ से भी बड़ी मदद मिल रही है, क्योंकि जो ईरानी बलोचिस्तान है वहां पर इनके बाकायदा तौर पर ठिकाने हैं। जिस तरह से खबर दे दी, और ये बड़ी खबर है तमाम नाज़रीन के लिए भी यकीनी तौर पर, जो खैबर पख्तूनख्वा है वो उधर भी ये जो ऑपरेशन वाला है, इसमें जो बड़ी बात यह है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो आम लोग हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए भी कंसर्न है, और उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल करके ही कोई ऐसी सजेशन जो है उस पर अमल किया जाएगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद में शायद साहब वक्त दे रहे थे, आपके वक्त लिए आपका शुक्रिया। नाज़रीन, ये जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ और ये मुल्क में, इस सब के खिलाफ पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बचाना खड़ी, और इस अज़म का अदा करते हैं कि मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर को ख़त्म कर देंगे। मुझे और बट साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।